का पाचन तंत्र। आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र, यानी कि मनुष्यों में जो हम लोग भोजन करते हैं वो कैसे पचता है, उसका क्या क्या प्रोसेस है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मनुष्य का पाचन तंत्र। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पे आएंगे, देखेंगे क्या होता है पाचन तंत्र क्या है। लिखा है वह प्रणाली जिसके द्वारा किया गया भोजन भौतिक और रासायनिक तरीकों से शरीर को अवशोषित करने योग्य पोषक तत्व प्रदान करता है और अवशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालता है। यानी कि यह वह प्रणाली है जो हम भोजन करते हैं उसको भौतिक और रासायनिक तरीकों से, भौतिक और रासायनिक तरीकों से क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए हम भोजन कर रहे हैं, हम अपने दांतों से उसको कुतल रहे हैं, चबा रहे हैं और चबाने के बाद हमारे पेट में भी जाता है। तो पेट में जाता है तो हमारे पेट में क्रमाकुंचन की गति होती है, यानी कि हमारी जो आमाशय है उसमें जो पेट का फूलता और पचकता है उसमें भोजन के कण आपस में टकराते हैं। तो टकराते हैं तो और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो यह भौतिक प्रोसेस है। फिर कह रहा है रासायनिक तरीकों से शरीर को अवशोषित करने के लिए। रासायनिक का मतलब ये हुआ कि जो हमारे शरीर में एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स हमारे जो भोजन के कण होते हैं उन पे एक्ट करते हैं, कार्य करते हैं और उनको पचाना शुरू कर देते हैं। इससे होता क्या है कि वो भौतिक और रासायनिक तरीके से भोजन पच रहे हैं। फिर कह रहा है अवशोषित करने योग्य पोषक तत्व, यानी कि जो भी कुछ हम खाते हैं उसमें फैट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स ये सब होते हैं ना। तो कह रहा है कि अवशोषित करने योग्य पोषक तत्व प्रदान करता है, इन सब को हमारे भोजन से निचोड़ देता है। मिनरल्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स को भोजन से निचोड़ देता है। निचोड़ने के बाद क्या करता है उसको शरीर में इस लायक बना देता है कि हमारी कोशिकाएं उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, हमारे ब्लड जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पूरी कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद है और अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालता है। किसी भी फैक्ट्री में कोई किसी सामान का प्रोडक्शन होता है तो कुछ वेस्ट भी बनते हैं, तो उनको क्या किया जाता है फैक्ट्री से बाहर कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में जो भी भोज्य पदार्थ पच रहे हैं उनसे आवश्यक पदार्थ बन रहे हैं तो उसके साथ साथ कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं। अगर वो हमारे शरीर में ही रहेंगे तो टॉक्सिक बनेंगे, जहर बनेंगे, जो हमारे शरीर को धीरे धीरे किल करने का काम करेगा। तो ये पाचन तंत्र क्या करता है उन अपशिष्ट पदार्थों को धीरे से बाहर निकाल देता है। फिर आते हैं मनुष्य में पाचन तंत्र अन्य जंतुओं की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। पृथ्वी पे बहुत सारे जीव जंतु हैं, सबके पास अपना अपना पाचन तंत्र है, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका पाचन तंत्र वेल डेवलप होता है, जो अन्य जीवों से ज्यादा विकसित होता है। फिर कह रहा है मनुष्यों में पाचन के लिए एक लंबी नली के रूप में आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। मनुष्यों में पाचन के लिए जो आहार नाल होता है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं वो लंबी होती है। जैसे मुख से लेकर के ग्रास नली, अमाशय, अमाशय से ग्रहणी, ग्रहणी से बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सब देख रहे हैं ना, गुदा तक ये एलिमेंट्री कैनाल सबसे लंबी पाई जाती है आहार नाल। उसके बाद जिसमें भोजन के पाचन के लिए विभिन्न प्रकार की पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं। भोजन के पाचन के लिए बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे एंजाइम और हार्मोन्स निकलते रहते हैं जो भोजन को पचाने में अपना योगदान देते हैं। उसके बाद है मनुष्य में पाचन। ये तो रहा पाचन तंत्र क्या होता है। अब हम बात करेंगे मनुष्य में पाचन कैसे होता है। जैसे जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा सरल व घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थ, जटिल का मतलब कॉम्प्लेक्स, जो हम भोजन करते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है।
और वो अघुलनशील होता है, जल्दी वो पानी में घुलता नहीं है। पानी में जब नहीं घुलेगा और जटिल रहेगा, अगर हमारे शरीर में पाचन तंत्र में डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह ना रहे तो वो पचेंगे नहीं। जैसे हम खा रहे हैं वैसे ही पेट में रहेंगे, पचेंगे नहीं, दोबारा हमें भूख नहीं लगेगी, पेट भरा होगा, लेकिन एनर्जी हमें मिलेगी नहीं, पचेगी नहीं, तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? एंजाइम, प्रोटीन्स जो कुछ भी है वो हमें कहाँ से मिलेगा? तो होता क्या है कि वो जटिल और अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा, वही भौतिक का मतलब जैसे हम चबाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, ऐसे ही जब हमारा पेट फूलता है, पचकता है, क्रमाकुंचन गति होती है आमाशय में, तो भोजन के कण आपस में टकराते हैं, और जब भोजन के कण आपस में टकराते हैं तो फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। फिर बात आती है रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। रासायनिक क्रियाओं के द्वारा का मतलब ये हुआ कि उस पर केमिकल एक्शन करते हैं, एंजाइम्स वगैरह एक्शन करते हैं, उससे क्रिया करते हैं, और वो धीरे धीरे छोटे से छोटे टुकड़ों में बढ़ते जाते हैं। और इस तरह से जब ये प्रोसेस हो जाता है तो जो भी पदार्थ, जो भी भोजन हम किए रहते हैं वो घुलनशील पदार्थों में बदल जाता है। किस पदार्थों में? घुलनशील पदार्थों में बदल जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। देखिए, जो भोजन का पाचन होता है वो हमारे मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। मुख गुहा में आप देखेंगे इसके द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण किया जाता है, यानी कि भोजन को ग्रहण करते हैं, खाते हैं। और इसमें जीव एवं 4 प्रकार के 32 दांत पाए जाते हैं। मुख में एक जीव होता है और उसमें 4 तरह के 32 दांत पाए जाते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर टीथ पाए जाते हैं, 4 तरह के होते हैं। साथ ही साथ उस जीव से श्लेष्म स्रावित होता है। श्लेष्म यानी कि लार स्रावित होता है, और उस पर अनेक स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड होती है, जिससे हम जो भी खाते हैं तो उसका हमें स्वाद का पता चलता है कि हाँ ये खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है। वो जीभ पे जो हमारे टेस्ट बड्स होते हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं, उससे पता चलता है। और भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है, जो भोजन को दांतों द्वारा चबा करके उसमें लार मिलाया जाता है। जब हम भोजन को खाते हैं, चबाते हैं, तो जो स्लाइवा, श्लेष्म होता है, लार होता है, वो भोजन में मिलता जाता है, जिसको चिकना जाता है। और लार में टाइलिन एंजाइम होता है। हमारे लार में क्या होता है? टाइलिन एंजाइम होता है, जो मंड को शर्करा में बदल देता है। अब आप कहेंगे मंड क्या है, शर्करा क्या है? तो जैसे ग्लूकोज जानते हैं ना, ग्लूकोज का जो बड़ा रूप होता है तो उसको हम मंड कहते हैं। जैसे 1-1 रुपया हम इकट्ठा करेंगे तो 100 रुपये का नोट बन जाएगा ना, वैसे 1-1 ग्लूकोज का जो लंबा चेन बनेगा तो उसको हम मंड कहते हैं। इंग्लिश में उसको स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। और इसी मंड या स्टार्च पे जो हमारी स्लाइवा में, लार में टाइलिन एंजाइम होता है, वो उस पर एक्शन करता है, उस पर क्रिया करता है। तो जैसे ही उस स्टार्च पे क्रिया करेगा वैसे ही शर्करा में बदलना शुरू हो जाएगा, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में होना शुरू हो जाता है। फिर अब हमारा अगला प्रोसेस क्या होगा? मुख गुहा से भोजन धीरे धीरे ग्रास नली में आएगी। जो आप देख रहे हैं ना, लंबी सी नली है, इसको ग्रास नली कहते हैं। यहाँ पे भोजन आना शुरू कर देता है। ये ग्रास नली 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और 25 से 30 मिलीमीटर चौड़ी होती है। और यह लंबी सकरी नली होती है, सीधा नली होती है, और यह सीधे सीधे आमाशय में जाकर के खुलती है। आप यहाँ देख रहे होंगे 25 सेंटीमीटर लंबी और 25 से 30 सेंटीमीटर 25 से 30 मिलीमीटर चौड़ी होती है। और इसके द्वारा भोजन आगे बढ़ता है और सीधे कहाँ खुलता है? आमाशय में। ओके, डन है ना? आमाशय में। ओके, अब तक हम लोगों ने देखा कि भोजन ग्रास नली से कहाँ पहुँच गया है? आमाशय में। अब आमाशय में क्या होता है ये देखते हैं। आमाशय लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा और 7 सेमी चौड़ा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आमाशय में भोजन क्रमाकुंचन गतियों द्वारा पीसा जाता है। क्रमाकुंचन गतियों का मतलब वही हुआ जो पेट हम लोग का फूलता है, पचकता है,
उसके माध्यम से हम सांस लेते हैं, भोजन नहीं फूलता है, छोड़ते हैं फिर पचक जाता है। तो ऐसा जब हम करते हैं तो उसमें क्रमाकुंचन गति होती है, जिससे भोजन के कण आपस में टकराते हैं और टूटते हैं। फिर इसके साथ साथ जठर ग्रंथियों से जठर रस भी निकलता है। जैसे क्रमाकुंचन गति हो रही है और भोजन टुकड़ों में टूट रहा है, उसी के साथ साथ जठर ग्रंथियों से जठर रस भी निकलते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और पेप्सोनोजन भी होते हैं। पेप्सोनोजन एक प्रोएंजाइम होता है। ये क्या करते हैं, भोजन को सड़ने से बचाते हैं। HCl और पेप्सोनोजन जो एंजाइम होते हैं, जठर रस से निकलते हैं, ये भोजन को सड़ने से बचाते हैं। साथ ही साथ जो बैक्टीरिया आती है भोजन में, अतिरिक्त बैक्टीरिया, उनको भी मारने का काम करते हैं। एक चीज़ और आपको बता दूं, जो HCl होता है, इसी के माध्यम से भोजन अम्लीय माध्यम हो जाता है। और साथ ही साथ कभी कभी जो नॉनवेज खाते हैं वो कभी हड्डी के टुकड़े वगैरह भी खा लेते हैं, तो यही HCl है जो हड्डी को भी क्या करता है, गला डालता है। अब ये क्या करते हैं, जो HCl है, पेप्सोनोजन HCl से मिलकर के पेप्सिन बन जाता है। पेप्सोनोजन जो है HCl से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, पेप्सिन बन जाएगा। और ये क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देगा। जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को क्या करेगा, जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं तो उस पर पेप्सिन एक्ट करेगा और प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देगा, यानी कि छोटे प्रोटीन के छोटे टुकड़ों में बदल देगा। वैसे ही जो रेनिन होता है, रेनिन क्या करता है, दूध के पैरा केसिन में बदल देता है। यानी कि मिल्क में जो प्रोटीन पाई जाती है, दुग्ध प्रोटीन जो होता है, उस पे रेनिन एक्ट करता है और उसको पैरा केसिन में बदल देता है। अमाशय में भोजन 3 से 5 घंटे रहते हैं। कितने घंटे, 3 से 5 घंटे रहते हैं। और इन उपरोक्त प्रक्रियाओं के द्वारा ये भोजन हमारा कायम बन जाता है, लुगदी बन जाता है। जो लुगदी बन जाता है उसको हम कायम कहते हैं। और उसके बाद यह कायम हमारा अमाशय से जाकर के ग्रहणी यानी ड्यूडिनम में पहुंचा दिया। देखिए, भोजन हमारा अमाशय से ग्रहणी में आ चुका था। अब ग्रहणी में आता है तो यहाँ से लीवर आप देख रहे हैं ना, यकृत। यह अकृत मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है, लीवर है। इसका वेट, भार लगभग 1.5 kg है, 1.5 kg यानी कि 1.5 किलोग्राम होता है। यह यकृत से पित्त रस का निर्माण होता है। यकृत में ही, इस यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है, जिसको हम बाइल जूस कहते हैं। और यह बाइल जूस बाइल डक्ट के द्वारा, पित्त नली के द्वारा ड्यूडिनम में ग्रहणी में आकर के मिलता है। इसमें जो भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, जो बेसिक इन नेचर होता है, बाइल जूस होता है, क्षारीय होता है। इसके पहले अम्लीय माध्यम बन रहा था, फिर यहाँ पे क्षारीय हो जाता है। दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, इसको न्यूट्रल करने का काम करते हैं। अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम मिलकर के न्यूट्रल हो जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से हमारे पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं। उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन और स्टेप्सिन। ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन और स्टेप्सिन। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलोप्सिन होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और स्टेप्सिन होता है वसा का पाचन करता है। और आप देखेंगे इसको याद करने का तरीका, टास PCF याद कर लीजिए एंजाइम का, टास PCF। टास का मतलब ट्रिप्सिन, और ए का मतलब टी से ट्रिप्सिन, ए का मतलब एमाइलोप्सिन, और एस का मतलब स्टेप्सिन, और PCF का मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। ये सब एक साथ, मतलब ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पचाने का काम करेगा, स्टेप्सिन है कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करेगा, और स्टेप्सिन है वो फैट को पचाने का काम करेगा। यानी ओके,
अब हम ड्यूडिनम से कहाँ आते हैं, छोटी आंत में आते हैं। ये आप देख रहे हैं छोटी आंत है, ये भोजन के पाचन एवं अवशोषण का केंद्र होता है। जो भी भोजन पच जाता है उससे जो आवश्यक पदार्थ होता है, खनिज वगैरह, विटामिन वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह, तो वो पचने के बाद कहीं तो अवशोषण होगा। तो वह अवशोषण, पाचन और अवशोषण का केंद्र क्या है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत होती है। और यह 6 से 7 मीटर लंबी होती है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, काफ़ी कुंडलित होती है। इसके आंतरिक सतह पर 4 या 5 लाख अंगुली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको हम लोग रसांकुर या विलाई कहते हैं। ये आप देख रहे होंगे ऐसे, इसकी दीवारों पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। ये संरचनाएं क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन के सतह को बढ़ा देती है, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण हो जाता है। इसी को माइक्रोविलाई या विलाई कहते हैं। ये छोटी आंत में 4 लाख से 5 लाख की संख्या में होती है। उसके बाद यहाँ होता क्या है, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज को, माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज तीनों मिलकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए माल्टोज है, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज में बदल देता है। फिर हमारा लैक्टोज है, लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज में बदल देता है। फिर सुक्रोज है, सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज में बदल देता है। इसका भी मैंने एक छोटा सा फार्मूला बनाया हुआ है, MLS ट्रिपल जी, MLS ट्रिपल जी। MLS का मतलब है माल्टोज, L का मतलब लैक्टोज और S का मतलब सुक्रोज। तीनों को माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज किस में कन्वर्ट कर रहा है, ट्रिपल जी, यानी कि ग्लूकोज में। ग्लूकोज 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 यानी कि ट्रिपल जी। अब बात आती है बड़ी आंत में पाचन। अब जो आप ये देख रहे हैं, छोटी आंत के बाद ये हमारा बड़ी आंत आ रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये अब बड़ी आंत में पाचन होगा। बड़ी आंत में क्या होगा, ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। कितनी, 1.5 मीटर लंबी होती है और 4 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। 1.5 मीटर लंबी होगी और 4 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। यानी कि ये छोटी आंत से बड़ी आंत जो होती है थोड़ी चौड़ी होती है। इसमें पचे हुए भोजन और जल का अवशोषण होता है तथा अपचे भोजन को शरीर को गुदा के रास्ते क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। एक बार मैं आपको फिर से समराइज कर रहा हूँ। जो हमारा पाचन तंत्र है, मुख गुहा से प्रारंभ होते हुए ग्रासनली में आता है, ग्रासनली से अमाशय में आता है, अमाशय से ग्रहणी में जाता है, जहाँ पर लीवर और अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज, यहाँ से जठर रस मिलते हैं ड्यूडेनम में और ये भोजन को क्षारीय माध्यम बना देता है। वहाँ से भोजन हमारा छोटी आंत में पहुँचता है, जहाँ पर पाचन के साथ साथ अवशोषण होने लगता है। फिर जो भोजन बचा होता है उसको आगे बढ़ा दिया जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन का और जल का अवशोषण हो जाता है। शेष अपचे भोजन को हम क्या करेंगे, मलाशय में एकत्रित किए रहेंगे। एकत्रित करने के बाद गुदा के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। ये हमारा पाचन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बताएंगे डेंटल फार्मूला और उसमें बताया जाएगा कि किस ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डेंटल फार्मूला की, दंत सूत्र का। जो हम लोग का पाचन का अहम रोल है, आधा पाचन तो यही कर देता है हम लोगों का। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे मुंह में कितने तरह के दांत होते हैं, क्या इसका फार्मूला होता है। तो आप देखते होंगे हमारी दंत रेखा यू के आकार की होती है। जब अंदर मुंह में देखेंगे तो यू के आकार की बनेंगी। दंत सूत्र लिखने के तरीके में हम क्या करते हैं, ऊपरी और निचली जबड़े के प्रत्येक अर्धभाग की उपस्थिति देखते हैं। जब भी हम डेंटल फार्मूला लिखेंगे तो ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा के प्रत्येक अर्धभाग में, जैसे ऊपर का ये हो गया, नीचे का ये हो गया, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा, तो जो भी फार्मूला हम लिखेंगे तो इसके अर्धभाग से ही लिखेंगे। ठीक है,
ऊपरी जबड़े के अर्धभाग या निचली जबड़े के अर्धभाग में, उसकी हम बात करते हैं। हम लोगों में 4 तरह के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, जिसको हम कृंतक, रत्नक, अग्र चौड़क और चौड़क कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फार्मूला का, तो 21-23 फार्मूला होता है, 21-23 फार्मूला होता है। ये प्रत्येक जबड़े के अर्धभाग का फार्मूला है। तो हम अस्थाई दंत की बात करते हैं, जो मनुष्य में अस्थाई दंत होते हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो आता है ऊपरी जबड़े के प्रत्येक अर्धभाग में, यानी कि ऊपरी जबड़े के प्रत्येक अर्धभाग में, निचली जबड़े के प्रत्येक अर्धभाग में। देखिए ऊपर का जबड़ा है और ये नीचे का जबड़ा है, इसका आधा भाग और इसका नीचे जो लिखेंगे आधे भाग में। तो देखिएगा इंसीजर यानी कि ए वाला दांत 2 है ना, तो ऊपर अर्धभाग में भी 2 होगा, नीचे भी अर्धभाग में 2 होगा, तो 2/2 इंसीजर हो गया। फिर कैनाइन, ये जो आप देख रहे हैं ना, कैनाइन टीथ सबसे ऊंचा है, ये कैनाइन ऊपर भी 1 होगा अर्धभाग में, नीचे भी अर्धभाग में 1 होगा, तो 1/1। प्रीमोलर जो हम बात करते हैं अग्र चौड़ा की, ये 2 होते हैं, तो प्रीमोलर 2 होंगे ऊपर अर्धभाग में, नीचे भी 2 होंगे अर्धभाग में। उसके बाद हम बात करते हैं मोलर की, तो लास्ट में मोलर कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो अर्धभाग में 3 और निचले अर्धभाग में 3। इस तरह से हम इसको काउंट करते हैं, 2 + 1 + 2 + 3, यानी कि 3 2 5 3 8। ऊपर अर्धभाग में 8 हो गए, निचले जबड़े के अर्धभाग में भी 8 हो गए, तो 8 कितने हो गए, 8 इधर 8 इधर, 16 हो गए, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी कि इसका डबल ये है, तो 16 दूना 32 हो जाएंगे, 32। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जो दांत होते हैं 32 होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा।